हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार वड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी 11वीं क्लास है और 11वीं क्लास में हम लोग आज आपकी नई बुक और नया चैप्टर प्रारंभ करने जा रहे हैं। हम लोग देखेंगे अर्थव्यवस्था की समझ को हम लोग देखेंगे और उसी में हम लोग जो है अपना जो पहला चैप्टर है हम उसको प्रारंभ करने जा रहे हैं। 11th क्लास का पहला आपका चैप्टर है, इसको हम लोग आपका देखेंगे। इस चैप्टर के अंतर्गत थोड़ा सा आपको समझने की आवश्यकता है कि हम किन चीजों पर विशेष रूप से गौर करेंगे। सबसे पहले देखिए, जो हमारे चैप्टर का नाम है वो है आपकी स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था। यानी कि जब हमारा देश आजाद हुआ उससे पहले भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की थी, उस अर्थव्यवस्था के विषय में हम लोग पढ़ेंगे कि आजादी से पहले हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या स्थिति थी, क्या हाल था, हम उसके विषय में पढ़ेंगे। और इसमें हम लोग अनुभव करेंगे विकास नीति और अनुभव होगा 1947 से लेके 1990 के बीच का। तो जितनी भी अर्थव्यवस्था हुई है उसका विकास का अनुभव है 1947 से लेकर 19 के बीच का, ये भी देखेंगे। लेकिन इसमें जो है हम लोग स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर जो चीजें हैं उनको हम लोग देखेंगे और एक एक करके हम उन सभी को जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, जब ये चैप्टर प्रारंभ होगा तो इसमें एक छोटी सी कोटेशन होती है। उस कोटेशन के माध्यम से हम लोग अपने चैप्टर को प्रारंभ करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। पहली कोटेशन हमारे पास है, हमारे साम्राज्य की, देखिए भारत हमारे साम्राज्य की धुरी है। धुरी मतलब होता है बच्चों पहिया। ध्यान दीजिए, आज उसको धुरी कहते हैं। धुरी का मीनिंग होता है पहिया। अगर गाड़ी का या आपकी गाड़ी का एक पहिया निकल जाए, क्या कार चल सकती है? तो नहीं। आप हर शब्द को समझने का प्रयास करिए। यदि हमारे साम्राज्य का कोई राज्य अलग हो जाता है तो हम जीवित रह सकते हैं। क्या रह सकते हैं? हम जीवित रह सकते हैं। यदि हमने भारत को खो दिया तो हमारे साम्राज्य का सूर्यास्त हो जाएगा। विक्टर अलेक्जेंडर बुल्स 1894 में ब्रिटिश इंडिया के वॉयसरॉय थे। वॉयसरॉय का मतलब होता है उपराजा, इसको लिख लीजिए। वॉयसरॉय का मतलब होता है उप राजा। अब देखिए, इस कोटेशन के माध्यम से आप भारत के महत्व को समझ सकते हैं जो वॉयसरॉय ने बात कही। ये कह रहे थे कि हम लोग जीवित रह सकते हैं, भारत हमारे राज्य की धुरी है। देखिए, ऐसा नहीं है कि ब्रिटिश सरकार ने केवल जब भारत पे शासन कर रहे थे तो अकेले उनका भारत पे शासन था। नहीं, बहुत सारे अन्य देश थे जो आपका ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन गुलाम थे। हम भी उनमें से, हम लोगों ने अधीनता को स्वीकार किया। 200 वर्षों तक हम लोग इनके अधीन रहे। अब आप सोच के देखिए कि उनके लिए भारत की कितनी इंपॉर्टेंस थी कि अगर उनसे भारत छिन गया, यानी कि अगर भारत उनसे अलग हो गया तो उनके साम्राज्य का सूर्यास्त हो जाएगा। यानी कि उनकी पूरी व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, जो लाभ कमा रहे सब क्या हो जाएगा? चौपट हो जाएगा। उन्होंने अपनी चिंता बताते हुए अलेक्जेंडर ने ये पूरी स्थिति को समझाया है। आइए देखते हैं और सबसे पहले बात करते हैं हम चैप्टर में अपने परिचय की। आइए हम परिचय पर आपका गौर करेंगे। भारत का आर्थिक विकास विषय इस पुस्तक का मूल उद्देश्य भारतीयों को अर्थव्यवस्था की मूलभूत विशेषताओं की जानकारी देना है। अब देखिए, भारत का जो आर्थिक विकास है, इस पुस्तक का मूलभूत उद्देश्य या मोटिव क्या है, हम लोग देखेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था की मूलभूत विशेषता की जानकारी। यानी कि चैप्टर में हम देखेंगे कि भारत की अर्थव्यवस्था की मूलभूत विशेषताएं क्या है। हम उन विशेषताओं को जानने का प्रयास करेंगे आपका इस बुक के माध्यम से। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हुए विकास में अवगत कराना है और कह रहे कि स्वतंत्रता के बाद जो हमने विकास किया है वो क्या है, उन चीजों से हम लोगों को क्या कराना है, उनको अवगत का मतलब है लोगों का हमें उनसे परिचय कराना है। क्लियर है? यदि देश की वर्तमान अवस्था तथा भविष्य की संभावनाओं की चर्चा करते समय आर्थिक अतीत पर ध्यान दे तो उतना ही महत्व होगा। इसलिए हम अपनी चर्चा आरंभ स्वतंत्रता की पूर्व देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति से करेंगे। अब हम कहां से करेंगे चर्चा? देखिए, आरंभ करेंगे स्वतंत्रता से पूर्व, यानी कि जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था
उस समय की अर्थव्यवस्था से हम शुरू करेंगे। इस क्रम में हम उन सब बातों पर भी स्पष्ट पहचान करेंगे जिन्हें स्वतंत्र भारत के विकास की रणनीति का निर्धारण करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया गया। क्लियर है? यानी कि ऐसी कौन सी बिंदु थे, उन पर हम लोग अपनी चर्चा करेंगे जिससे हम पता लगा सके कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन से ऐसे निर्णायक पॉइंट हुए हैं जिनके माध्यम से हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था ने आपका विकास किया है। उन सभी पहलू को, उन सभी क्रम को हम लोग इस चैप्टर में आपका सीखने का, जानने का और उनको पढ़ने का प्रयास करेंगे। क्लियर रहेगा मेरे प्यारे बच्चों? इतना फिलहाल आपको समझ आना चाहिए। यानी कि इस चैप्टर को हम मेनली भारतीय अर्थव्यवस्था की जो मूलभूत विशेषता है उसको पढ़ेंगे। इसमें हम लोग वर्तमान और भविष्य की जो स्थिति उसको कंडीशन करेंगे और इस चैप्टर के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि स्वतंत्र जब हम हुए उससे पहले की अर्थव्यवस्था क्या थी। उसके विषय में हम लोग इस चैप्टर के माध्यम से हम लोग आपका पढ़ेंगे और हम लोग जानने का प्रयास भी करेंगे। चलिए, अब कोई ऐसा बच्चा है अपनी क्लास में माइक ले और चैप्टर को पढ़ना प्रारंभ करे। कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल से वॉलंटरी खड़ा हो, माइक ले और चैप्टर को पढ़ना प्रारंभ करे। कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल से। चलिए, कोई बात नहीं, आप लोग नहीं जुड़ना चाहते, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपसे पूछूं। देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान संरचना कोई आज की नहीं है। क्या कह रहा है? जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, अगर आप इसकी संरचना को देखेंगे, ये कह रहा है कोई आज की नहीं है। इसके मूल स्रोत तो इतिहास में बहुत गहरे हैं। कैसे हैं? इतिहास में बहुत गहरे हैं। विशेष रूप से उस अवधि में जब भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्ति के 200 वर्ष तक ब्रिटिश शासन के अधीन था। कह रहे कि कब तक थे हम लोग, ध्यान रखना है, हम ब्रिटिश भारत के कितने वर्ष तक अधीन रहे? 200 वर्षों तक। यानी कि एक बहुत बड़ा लंबा जो समय है वो हमने फेस किया है, ये आपको बताना चाहिए। क्लियर है? कितने वर्ष? 200 वर्ष। बच्चों, एक 200 वर्ष का जो समय होता है बहुत लंबा होता है। अब देखिए कितनी पीढ़ियां हमारी गुजर गई होंगी इस 200 वर्ष की, अगर आप लोग संरचना की बात करोगे तो सोचिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और बहुत सारी चीजों को देखते हैं। भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का मुख्य उद्देश्य इंग्लैंड में तेजी से विकसित हो रहे उद्योगों के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को केवल एक कच्चा माल उत्पादक तक ही सीमित करना था। क्या था? कि केवल भारत में एक कच्चा माल ही हो रहा है, इस तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था तक ही सीमित रखा। अब देखिए वो लोग क्या चाहते थे? भारत क्या था उनके लिए? उपनिवेश, यानी कि जहां से वो क्या कर सके, अपना कच्चा माल प्राप्त कर सके। उद्देश्य क्या था? इंग्लैंड में तेजी से विकसित हो रहे उद्योग के लिए भारत व्यवस्था को एक कच्चा माल बनाया जाए। अब देखिए, इंग्लैंड में आपका औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी। अब औद्योगिक आपके क्रांति के लिए अगर कुछ आपका प्रोडक्शन करना है, देखिए मशीनरी, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां तो लग गई थी, लेकिन जब तक उनमें रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा तो वो क्या प्रोडक्शन करेगी? अब वो रॉ मटेरियल कहां से लाएं? क्योंकि उनके देश में तो इतना पर्याप्त है नहीं कि उसको बाहर ट्रेड भी कर सके, अपने देश की पूर्ति कर सकें। अब उन्हें सबसे अच्छा ऑप्शन दिखाई दिया भारत में, क्योंकि भारत में कच्चे माल की आपूर्ति बहुत थी। उन्होंने क्या किया? भारत के हर एक क्षेत्र, हर एक जिले, हर एक राज्य से कच्चे माल को इकट्ठा किया, उसे बाजार तक लाए, बाजार से पोर्ट तक यानी कि बंदरगाह तक, और बंदरगाहों में जहाज के माध्यम से उसको कहां भेजा? इंग्लैंड। इंग्लैंड की बड़ी बड़ी फैक्ट्री में वो गया, वहां से वो फिल्टर होकर उत्पाद बनकर वापस भारतीय बाजारों में आया। इस प्रकार से उन्होंने अपने यहाँ क्या किया बच्चों? औद्योगिक विकास किया। एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि उन्होंने सबसे पहले जो आपका कॉटन होता है, जिसको हम बोलते हैं कपास, कपास को कच्चे माल से बंगाल से प्राप्त किया, मछलीपट्टनम से लिया, कर्नाटक जो आपके कुछ पार्ट हैं, केरल के और उड़ीसा के जो कोस्टल एरिया है, वहां से उन्होंने सारा कपास को इकट्ठा करा, क्योंकि छोटे मोटे रूप में किसान वहां के यूज आपका करते थे। उस कपास को लेने के बाद उन्होंने क्या किया बच्चों? उसको बाजार से इकट्ठा कर कर आपका पोर्ट के माध्यम से कहां भेज दिया? अपने उद्योग यानी कि ब्रिटेन भेज दिया। ब्रिटेन में उस कपास को फिल्टर करके धागा बना और धागे से बने कपड़े, और उस कपड़े को भारतीय बाजारों में उच्च कीमत पर बेचा गया। कैसा बेचा गया? उच्च कीमतों पर बेचा गया।
तो इस तरह से उनका औद्योगिक विकास का जो क्रम था वो आपका उन्होंने वहां शुरू किया था, जो आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा। उस शासन की अधीनता के शोषक रूप को समझे बिना स्वतंत्रता के बाद के पिछले 6 दशकों में भारत में हुए विकास का सही मूल्यांकन कर पाना सही नहीं, संभव नहीं। अगर हम चाहते हैं कि भारत में सही रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था का मूल्यांकन हो, तो हमको जब वो हमारी अर्थव्यवस्था शोषक रही है, आजादी से पहले की जो स्थिति रही है, जब तक हम उसके विषय में ना पढ़ लें तो हम क्या नहीं कर सकते, सही से उसका मूल्यांकन नहीं कर सकते, सही से हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था की पहचान और विशेषता पर अपना प्रकाश नहीं डाल सकते। तो हमको भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए जो पिछला स्थिति रही है, जो पिछला बैकग्राउंड है, वो हमको देखना बहुत जरूरी है। इसीलिए हम क्या करेंगे, हम भारतीय अर्थव्यवस्था को आजादी के बाद की स्थिति में भी हम लोग अपनी चर्चा करेंगे। क्लियर है? तो उसी दिशा में है दूसरा जो हमारा पॉइंट है, उस पॉइंट को हम लोग आपका गौर करके एक एक तरीके से हम लोग इसको अच्छे से आपका देखेंगे। क्लियर है? और देखेंगे कि औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत निम्न स्तरीय आर्थिक विकास, यानी कि जब ब्रिटिश लोग भारत में शासन कर रहे थे तो उनके समय में जो निम्न स्तरीय आपका विकास हुआ, हम उसकी आपका चर्चा करेंगे कि कैसा लो लेवल का आपका इकोनॉमिकल आपका डेवलपमेंट था। उस डेवलपमेंट प्रोसेस को हम लोग पढ़ेंगे। अंग्रेजी शासन की स्थापना से पूर्व भारत की अपनी स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी, यद्यपि जन सामान्य की आजीविका और सरकार की आय का मुख्य स्रोत कृषि थी। अब देखिए, जब अंग्रेजी शासन की स्थापना हुई तो भारत की कैसी थी, उससे पहले एक अपनी स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। ये किसी के रूप में नहीं चलती, स्वतंत्र रूप से चलती थी। और जो यहाँ के जनमानस थे, तो चाहे उनकी जीविका हो चाहे आपके सरकार की, आय का जो मुख्य स्रोत था वो क्या था, एग्रीकल्चर, कृषि था। ये आपको ध्यान रखना। फिर भी देश की आर्थिक में विभिन्न प्रकार के विनिर्माण गतिविधि हो रही थी। अब देखिए, अर्थव्यवस्था मुख्य आधारित आपकी कृषि थी, फिर भी उसमें बहुत सारे ऐसे थे कि जो आपके जितने भी विनिर्माण संबंधित आपकी चीजें थी, जो भी आपकी मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित जो आपकी यूनिट्स थी, उन यूनिट को अगर आप गौर करोगे, उनमें भी कुछ ना कुछ अर्थव्यवस्था के लिए कर रहे थे। जैसे सूती एवं आपके रेशमी जो वस्त्र हैं, इनको बना रहे थे। धातु आधारित जो आपकी चीजें बनती है, चाहे मूर्ति हो चाहे बर्तन हो, ये कुछ भी हो, और बहुमूल्य जो मणि रत्न आदि थे, और हमारे जो शिल्पकार थे, जो आपकी मूर्ति वगैरह, उनका बड़ा उत्कृष्ट केंद्र था। और भारत को विश्व रूप में क्या था, विख्याति प्राप्त थी कि भारत में आपका रेशमी वस्त्र, सूती वस्त्र, बहुमूल्य मणि रत्न और यहाँ की शिल्पकारी, यहाँ की मूर्ति पूरे विश्व में बहुत फेमस थी। क्या थी? पूरे विश्व में बहुत प्रसिद्ध थी। क्लियर है? इसलिए क्या था, एक अलग पहचान थी। कहां पर? विश्व बाजार में। किसकी बच्चों? भारत की। और इस पहचान क्या थी ये? क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था कैसी थी, स्वतंत्र रूप में हमारी अर्थव्यवस्था थी। ठीक, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आगे देखिए, भारत में बनी इन चीजों की विश्व के बाजारों में अच्छी सामग्री के प्रयोग, उच्च स्तर की कलात्मक के आधार पर बड़ी प्रतिष्ठा थी। आप देखते हैं कि जिस प्रकार से बनावट की गई थी, जिन अच्छी चीजों का प्रयोग किया गया था, उसकी बड़ी परख थी। और जो हमारे यहाँ कलात्मक जो आपकी चीजें थी, जिस तरह से उनको डिजाइन किया जाता था, जिस तरह से उनको बनाते थे, विश्व में उसकी बड़ी जो डिमांड थी वो आपका निरंतर बनी रही। ये आपको ध्यान रखना है कि भारत की अर्थव्यवस्था की स्थिति ब्रिटिश से पहले काफी अच्छी थी। भले ही वो आपके कृषि मूलक रही हो, लेकिन उसमें और बहुत सारे ऐसे आपके सेक्टर थे जहां पर आपका आर्थिक क्रिया हो रही थी, उत्पादन प्रोसेस चल रहा था। मेरे प्यारे बच्चों, तो फिलहाल आप इतना इसको देख लीजिए। कोई चीज पूछना है, कोई चीज समझ नहीं आई है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कोई भी आपका डाउट, कोई चीज आपको समझ नहीं आई है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। डाउट है किसी बच्चे का कुछ तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।
यही तो हम लोग आगे बढ़े मेरे प्यारे बच्चों। औपनिवेशिक शासकों द्वारा रची गई आर्थिक नीतियों का ध्येय भारत का विकास नहीं बल्कि अपने मूल देश के आर्थिक हितों का संरक्षण और संवर्धन था। अब देखिए, जितने भी लोग यहाँ आ रहे थे ब्रिटिश शासक, वो इस प्रकार की उन्होंने आर्थिक नीतियां बनाई थी। ध्येय मतलब उद्देश्य था उनका मोटिव था। क्या वो भारत का विकास करें, ये मोटिव था उनका? नहीं, उनका मोटिव भारत के विकास से कोई लेना देना नहीं था। उनका मेनली जो उद्देश्य था वो क्या था? जो उनका मूल देश है उसके आर्थिक हिस्सों का संवर्धन और संरक्षण। यानी कि ब्रिटिश लोग ये चाहते थे कि हमें भारत के विकास डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं। अगर हमको डेवलपमेंट करना है, विकास करना, तो जो हमारा मूल देश यानी कि ब्रिटेन है, हमें उसका डेवलपमेंट करना है, उसके आर्थिक हितों का संरक्षण करना है और भविष्य के लिए इस प्रकार का योजना बनानी है कि जो गति है प्रोसेस बना रहे, तो इस प्रकार हमारा संरक्षण और संवर्धन दोनों चीज बनी रहे। क्लियर है? इस प्रकार की उन्होंने कोशिश की और इस प्रकार को जानने का प्रयास किया। तो आपको ये सारी चीजों को विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है और विशेष रूप से इनको जानना है मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है? ये आपको ध्यान रहेगा, आप इनको ध्यान रखेंगे। तो फिलहाल आप एक एक करके आप इनको देखते चलिए। इन नीतियों ने भारत की अर्थव्यवस्था के स्वरूप में मूल रूप को बदल डाला। अब देखिए, जो ये पॉलिसी है, इन्होंने क्या कर दिया कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप था, जो स्ट्रक्चर था, उसको ही आपका चेंज कर दिया। अब क्या हो गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था का जो स्वरूप था वो कैसा हो गया? अब आपका बदल गया। बदलेगा कैसे? पहले क्या थी? आपकी फ्री थी कोई चीज। क्या थी बच्चों? फ्री थी। और फ्री कहां रही? अब उस पर किसी का क्या हो गया? नियंत्रण हो गया। नियंत्रण का सीधा मतलब है कि अब कौन रूल कर रहे हैं उसको? जो ब्रिटिश लोग हैं वो चला रहे हैं अपने हिसाब से। पहले कैसी थी? व्यापार कर सकती थी, कृषि कर सकती थी। अब मुख्य उद्देश्य क्या है? औपनिवेशिक आपका शासक के रूप में काम करना उसका मूल एग्जाम्पल हो गया। मूल जो आपका प्राइमरी वेटिव चीजें थी उन पर उन्होंने उसको फोकस कर लिया। ठीक है? तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक, स्वाभाविक ही था, कह रहे हैं कि ये स्वाभाविक ही था कि औपनिवेश शासकों ने कभी इस देश को की राष्ट्रीयता तथा प्रति व्यक्ति आय का आकलन करने का कोई ईमानदारी से प्रयास नहीं किया। और कह रहे हैं कि जो औपनिवेशिक शासक थे, इन्होंने कोई भी आपका कभी भी ये कोशिश नहीं किया कि इस देश की जो राष्ट्रीय आय है हम उसका क्या कर सकें, कोई प्रति व्यक्ति जो स्थिति है, जो उसका आकलन है, हम उसको कर लें, ऐसा कोई उन्होंने प्रयास नहीं किया। क्लियर है? ईमानदारी से कि हम लोग देख लें कि क्या इसका पर कैपिटल इनकम के रूप में निकलता है। ठीक, क्योंकि ये मूल स्वरूप तो आपका बदल ही डाले हैं। ठीक है, आगे देखिए। कुछ लोगों ने निजी स्तर पर आकलन किया है और अपने हिसाब से उन्होंने दिया, और जिसमें क्या हो गया? लोगों के आपस में मतभेद हो गए। क्लियर है? क्योंकि ऑफिशियली तो जो आपका सरकारी जो अगर बात करोगे आंकड़ा, वो किसके पास था? वो उन्हीं के पास था, ब्रिटिश लोगों के पास, लेकिन वो दे नहीं रहे थे। अब जब काम आपके निजी स्तर पर हो रहा तो हर व्यक्ति की राय अलग होगी, तो आंकड़े भी अलग ही आएंगे। इन आकलनकर्ताओं में ध्यान रखना, ये बड़ा अच्छा नाम है भारत में सबसे पहले दादा भाई नरोजी, विलियम डिग्बी, फेराडे सिराज, डॉक्टर वी.के. आर.वी. राव तथा सी.आर. देसाई प्रमुख थे। इनके नाम जरूर ध्यान रखना। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने सबसे पहले क्या किया था? पर कैपिटल जो इनकम है उसके विषय में अपने विचार रखे थे। और इनमें सबसे पहले नाम आता है दादा भाई आपके नरोजी का। इन्होंने सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय को भारत के सामने रखा। ध्यान रहेगा इतना। ठीक, किसने रखा? दादा भाई नरोजी, विलियम डिग्बी, फेलाड सिराज, डॉक्टर वी.के. राव
और CR देसाई प्रमुख रहे। औपनिवेशिक काल के दौरान डॉक्टर राव द्वारा लगाए गए अनुमान बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। फिर भी सभी अध्ययनकर्ता एक बात पर सहमत रहे कि 20वीं सदी यानी कि शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत का राष्ट्रीय आय का वार्षिक समृद्धि दर 2% से कम रहा। कितना रहा कि अगर हम लोग एवरेज परसेंटेज देखें तो भारत का कितना रहा, देखिए 2% से भी कम रहा वार्षिक समृद्धि दर, तथा प्रति व्यक्ति उत्पाद वृद्धि दर तो निम्न 0.5% रही। यानी कि प्रति व्यक्ति कितना उत्पादन कर रहा है उसमें कितनी वृद्धि हो रही है, कितना रहा, महज 0.5% रहा। यहां कितना था, 2%, किसमें, इनकम में, और यहां 0.5% किसमें है, उत्पादन के प्रोसेस में। ये ध्यान रखना है आपको। क्लियर है? तो स्थिति बड़ी गंभीरताजनक थी, स्थिति बहुत अलग थी, और जितना हम लोग समझ रहे थे ऐसा नहीं था। यानी कि प्रति व्यक्ति आय 2% से भी कम थी वृद्धि में प्रति वर्ष। क्लियर है? आप इसको समझ सकते हैं। मान लीजिए आप अगर 100 रुपए कमा रहे हैं, आपका अगले वर्ष इनकम 2% कितनी बढ़ेगी, तो कह रहे 2 रुपए, यानी कि 102 रुपए भी नहीं कमा पा रहे थे। उस टाइम 100 रुपए की कल्पना करने का मतलब है कि आज के समय में 1 लाख रुपए की कल्पना करना। उस समय तो कहां होता था 1 लाख, बल्कि मैं ज्यादा बता रहा हूं, 100 रुपए बहुत बड़ी बात हुआ करती थी उस जमाने के अंदर। अब इसको समझिए, कुछ चीज पूछना है आप मुझसे पूछिए मेरे प्यारे बच्चों। देख लीजिए एक बार, नोट कर लीजिए इन सभी पॉइंटों को, हाईलाइट कर लीजिए आप सभी इन पॉइंटों को, याद रहेगा। गौर से देखिएगा इनको। तो इतना आप लोगों ने देख लिया और इतना इस पर आपने बात कर ली। चलिए पीछे कुछ पूछना है, कुछ पीछे समझ नहीं आया है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्लियर है? ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आप इसको पढ़ते चलिए। अगर हम भारत को खो देंगे तो हमारे साम्राज्य का सूर्यास्त हो जाएगा। किसने कहा है? अलेक्जेंडर वुल, जो भारत के वायसराय थे, इन्होंने ये अपनी कोटेशन कही है। इसको हम लोग पढ़ रहे थे। पहला पॉइंट हमने परिचय पढ़ा, ठीक है, इसको देखा, और इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था की जो स्थिति है उस पर हम लोग अपनी चर्चा करेंगे। अगला पॉइंट को हम लोग देख रहे हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना। तो ब्रिटिश का उपनिवेश में क्या मुख्य उद्देश्य था? इंग्लैंड में जो भी आपका तेजी से विकास हो रहा है उस पर फोकस करें, और भारतीय अर्थव्यवस्था को एक कच्चे माल तक ही उनके सीमित रखने का जो प्रयास था वो उस पर सफल भी रहे। और कैसी बने? एक शोषक अर्थव्यवस्था को बनाकर उन्होंने प्रयास किया। फिर जैसा देखा कि उपनिवेश के अंतर्गत भारतीय विकास की स्थिति को और जो क्रम है हमने उसको जानने का, उसको पढ़ने का प्रयास किया है। क्लियर है? और हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था का आय का मुख्य स्रोत क्या बताया गया है कि कृषि हमारा मुख्य स्रोत था, और हम फिर भी इसमें कुछ ना कुछ आपका प्रोडक्शन कर रहे थे। ठीक है, उन प्रोडक्शन को आप लोग ध्यान दीजिए, और हम उसके लिए विख्यात भी थे पूरे विश्व में। ठीक, और एक कलात्मक की दृष्टि से हमने अपनी पहचान क्या थी, पूरे विश्व के बाजारों में बना रखी। ये ध्यान, याद है इतना? देखते रहेंगे इसको, बात करते चलेंगे, समझते चलेंगे। देख लीजिए इसको, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। देख लिया बच्चों? इसको पढ़ लिया आप लोगों ने? देख लिया आप लोगों ने? बात करी। चलिए इसको एक बार गौर करिए, इस वाले पेज पर आप पृष्ठ पर अपनी चर्चा कर लीजिए, और इस चर्चा को बहुत अच्छे से आपका देख भी लीजिए। ठीक है, ध्यान देना है। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए, एक इमेज हमको दिया गया है, इस इमेज को देखिएगा। इमेज है 1.1। इस इमेज को जानने का प्रयास करिए थोड़ा सा। क्या है? ब्रिटिश उपनिवेश शासन के अंतर्गत भारत में कृषि में गतिहीनता, यानी कि कोई वृद्धि आपकी नहीं देखी।
आप देखेंगे किस तरह से हमारा जो किसान है वो काम कर रहे हैं, हल चला रहे हैं और खेतों की आपका जुताई कर रहे हैं। ये आप इनको देख सकते हैं भली बात। क्लियर है? दिखाई दे रहा है मेरे प्यारे बच्चों? मैंने इतने हिस्सों को हाईलाइट किया है। देख लिया आप लोगों ने? आइए थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं बॉक्स 1.2 पर और इसके विषय में जानेंगे और आप लोग भी इस बॉक्स को अच्छे से पढ़िए। कह रहे हैं कि 17वीं शताब्दी 70th आपकी सेंचुरी की बात कर रहे हैं। भारत में आए फ्रांसीसी यात्री, ध्यान रखिए, इनका नाम है बर्नियर। कहां से आए हैं? फ्रांस से आए हैं। तत्कालीन बंगाल का वर्णन किया है कि जो इस समय का बंगाल है उसका वर्णन किया है। अपने 2 बार, कितने बार आए हैं भारत? 2 बार भ्रमण के दौरान बंगाल के विषय में संग्रहित जानकारी के आधार पर मैं कह सकता हूं कि यह क्षेत्र मिस्र देश से कहीं अधिक समृद्ध है। क्या कहा? कि ये जो क्षेत्र है, कौन सा? बंगाल, कहां से अधिक समृद्ध है? मिस्र देश से अधिक कहीं समृद्ध है। देखिए, उन्होंने तो भारत घूमा ही नहीं, केवल बंगाल को देखकर उन्होंने ये बोल दिया कि कहीं अधिक समृद्ध है। यहां से सूती, रेशमी वस्त्र, चावल, शक्कर और मक्खन की प्रचुर मात्रा में निर्यात होता है। क्या होता है? सूती मात्रा में ये मिलता है, प्रचुर मात्रा में मक्खन, शक्कर, चावल मिलते हैं, इन सबका निर्यात होता है। यहां तक कि आंतरिक उपभोग के लिए गेहूं, सब्जी, अनाज, मुर्गी, बत्तख इत्यादि का ये सब लोग आपका प्रयोग करते हैं। ठीक है? यहां सुअरों के बड़े बड़े झुंड तथा भेड़ बकरियों के विशाल झुंड भी विद्यमान है। इस क्षेत्र में हर एक प्रकार की मछलियां प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, यानी कि हर टाइप्स की जो आपको फिश है वो आपको यहां मिल जाएगी। राजमहल से लेकर समुद्र तक अतीत में परिवहन तथा सिंचाई के लिए गंगा नदी से बहुत यत्न और श्रम पूर्वक काटकर बनाई गई नहरों का जाल बिछा हुआ है। कहां से? समुद्र से लेकर गंगा में जो आपका ट्रांसपोर्टेशन है, चाहे आपके सिंचाई की व्यवस्था हो, वो पूरी व्यवस्था का बहुत जटिल और बहुत अच्छे से आपका संचार किया गया है। ये सब बच्चों किसके विषय में लिखा गया है? ध्यान देना है आपको, मैं आपको विशेष रूप से दिखा देता हूं। ये सारी जानकारी आपको बंगाल के विषय में लिखी है। यात्री हैं आपका फ्रांसीसी वर्नियर। क्लियर है? उनके ये उस विषय में पूरी जानकारी जो है आपका प्राप्त कराते हैं, आपको बताते हैं और समझाते हैं। तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, इस लेक्चर को आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, देख लीजिए। कोई भी आपका डाउट बनता है, किसी प्रकार कोई आपका कमेंट है, तो आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी को, अपने प्रश्न को, अपने डाउट को मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।